वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिस्ट्री से जो आपका फिफ्थ चैप्टर है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, ये आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और बेस्ट नोट्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा ही हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन के साथ आज का ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। So whenever people travel to different place, they come across a different world in terms of physical environment, customs, languages, beliefs and practices of people. जब भी आप कहीं और जगह पे ट्रैवल करते हो तो आपको एक अलग फिजिकल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, अलग कस्टम्स देखने को मिलते हैं, अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, अलग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस लोगों की आपको देखने को मिलती हैं। और बोथ विमेन एंड मैन ट्रेवल्ड फॉर वेरियस रीजंस। और जो विमेन और मैन होते थे वो अलग अलग रीजन से ट्रेवल करते थे। The accounts that survive are often varied in terms of their subject matter. Okay, बहुत सारे हमें अकाउंट्स मिलते हैं फॉरेनर्स के। Some deal with affairs of court. कोई कोई ऐसे अकाउंट छोड़ गया कि जिसने कैसे कोर्ट उस टाइम पे हुआ करता था, एंड रिलीजियस इश्यूज कौन से थे, आर्किटेक्चरल फीचर्स कैसे थे, मॉन्यूमेंट्स कैसे थे। सो दो विमेन ट्रेवल्ड बट देर आर नो अकाउंट्स ऑफ ट्रेवल लेफ्ट बाय विमेन। विमेन भी ट्रेवल करती थी लेकिन ऐसा कोई अकाउंट अभी तक नहीं मिला जहां पे हमें ये पता चलता हो कि विमेन्स ने कुछ लिखा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस मेनली ऑन द ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ थ्री मैन। हम इस चैप्टर के अंदर तीन ऐसे ट्रेवलर्स थे जो इंडिया में आए, उनको इंडिया कैसा लगा वो उन्होंने बताया। तो पहले हैं अल बिरूनी जो कि 11th सेंचुरी में इंडिया आते हैं। फिर है इब्न बतूता जो कि 14th सेंचुरी में इंडिया आते हैं। एंड फिर है द फ्रेंच मैन यानी कि जो फ्रांस के थे, फ्रैंकोइस बर्नियर, ये 17th सेंचुरी में आते हैं। सो ये तीनों चैप्टर के सॉरी ये तीनों जो मैन हैं, ये तीनों जो आदमी हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा जो चैप्टर है वो फोकस करने वाला है। सो दीज ऑथर्स केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट। और ये जो तीनों थे काफी अलग एक एनवायरमेंट से आए थे। They were attentive to everyday activities and practices as compared to the indigenous writers from writers for whom these were routine matters. और ये जो ऑथर्स थे ये अलग अलग तरीके के मतलब जो है यहाँ जितनी भी चीजें इनको दिखती थी, एक्टिविटीज होती थी, वो सभी अच्छे से मतलब देखते थे। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आपको अल बिरूनी के बारे में बताऊंगा, फिर अल बिरूनी के बाद इब्न बतूता के बारे में बताऊंगा, और फिर लास्ट में फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक अल बिरूनी के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम अल बिरूनी, ये अल बिरूनी थे कौन, पहले तो हम ये जानेंगे। सो ही वॉज बोर्न इन 973। ठीक है, 973 में इनका जन्म हुआ था ख्वारिज्म के अंदर। ख्वारिज्म कहाँ है, आज के उज्बेकिस्तान में। सो उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। एंड ही गॉट द बेस्ट एजुकेशन, इनको अपने टाइम की बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिली थी। और लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो सीरियक, ठीक है, और अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये जानते थे। He did not know Greek but read the works of Plato and other Greek philosophers in Arabic translations. इनको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी लेकिन जितने भी जो ग्रीक फिलोसफर्स होते थे उनकी अरेबिक ट्रांसलेशंस ये पढ़ा करते थे। अल बिरूनी was one of the many scholars and poets who were taken to Ghazni by सुल्तान महमूद। ठीक है, महमूद। सो यहाँ पे जो महमूद गजनवी थे या सुल्तान ऑफ गजनी, उन्होंने ख्वारिज्म को इन्वेड किया था, यानी कि ख्वारिज्म पर अटैक किया था। जो ये अटैक था भाई 1017 में किया गया था। ठीक है, और इस अटैक के बाद इन्होंने क्या करा, जितने भी वहां पे स्कॉलर्स थे, ठीक है, और जितने भी पोएट्स थे, उन सभी को वो अपने साथ ले आया महमूद गजनवी। और उसी में से एक अल बिरूनी भी थे। और बाद में अल बिरूनी जो है एक प्रिजनर के तौर पर आए थे, पर बाद में उनको इंडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने 70 साल तक इंडिया में ही गुजारे। आगे देखते हैं। वेन पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ गजनविद एम्पायर, जब ये गजनविद एम्पायर के अंडर में पंजाब आ गया था, सो कॉन्टेक्ट्स विद लोकल पॉपुलेशन क्रिएटेड अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, इन्होंने लोकल जो लोग थे वहाँ के, उनके साथ भी बातचीत करना शुरू करी। सो अल बिरूनी ने काफ़ी ज़्यादा अपने साल यहाँ गुजारे। जो ब्राह्मण पंडित होते थे उनके साथ ये रहते थे, और अल बिरूनी ने उन्हीं से संस्कृत भी सीखी। और जितने भी रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे वो सब अल बिरूनी ने पढ़े। ही मस्ट हैव ट्रेवल्ड वाइडली इन द पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया। और वो नॉर्थ इंडिया, पंजाब, अलग अलग जगह पर ट्रेवल किया उन्होंने।
अल बिरूनी वॉज एक्सपर्ट इन सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट थे वो, और वो उसको ट्रांसलेट भी करते रहते थे। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। इन्होंने जो पतंजलि ने जो लिखा है, ठीक है, ग्रामर के ऊपर जो अपना वर्क है, वो इस अल बिरूनी नाम के इंसान ने उसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया। ओके, सो फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ यूक्लिड अ ग्रीक मैथमेटिशियन इनटू संस्कृत। और इन्होंने एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही एक अच्छे खासे मैथमेटिशियन है यूक्लिड, यूक्लिड के जितने भी वर्क्स थे इन्होंने ट्रांसलेट कर दिए संस्कृत में। सो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा ये टैलेंटेड थे। अब उसके बाद आता है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद वो बुक थी जो अल बिरूनी ने लिखी जब वो इंडिया में आए। सो अल बिरूनी रोट किताब उल हिंद इन अरेबिक, और अरेबिक में इसकी ये लैंग्वेज है, काफ़ी इजी लैंग्वेज है। किताब उल हिंद के 80 चैप्टर्स हैं। 80 चैप्टर्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट पे वो लिखते थे, जैसे कि फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्कमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी, ये सभी टॉपिक्स के ऊपर वो अपनी किताब में लिखते थे। अल बिरूनीज स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज डिफरेंट। जब वो बुक लिखते थे तो उनका चैप्टर लिखने का स्टाइल अलग होता था। वो हर चैप्टर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते थे, लाइक वाई आई केम टू इंडिया, ओके, मैं क्यों भारत में आया। ऐसे ही मतलब वो हर चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या करते थे, एक क्वेश्चन करते थे, और बाद में उसी चैप्टर को मतलब जितना भी जो उन्होंने इंडिया में आसपास देखा होता था उस चीजों को कंपेयर करते थे अदर कल्चर्स के साथ। So present day scholars thought that geometric structures, remarkable precision and predictability in his writings were the result of his mathematician orientation। और ये इतना कुछ ये जो कर लेते थे भाई, इससे पता चलता है कि मैथमेटिक्स की उनको अच्छी खासी नॉलेज भी थी। अल बिरूनी हैड इंटेंडेड, ठीक है, अल बिरूनी हैड इंटेंडेड हिज वर्क फॉर पीपल लिविंग अलोन द along the boundaries of the subcontinent. He also became familiar with the translations and adaptations of Sanskrit, Pali, Prakrit text into Arabic। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी और संस्कृत, इसके बारे में क्या है इस टॉपिक में दिया हुआ हम देखते हैं। अल बिरूनी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द लोकल प्रैक्टिसेस। अल बिरूनी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई जब वो इंडिया में थे। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, उनकी पहली प्रॉब्लम है, इस फर्स्ट प्रॉब्लम वो संस्कृत, संस्कृत भाषा उनके लिए प्रॉब्लम थी। ही सेड दैट संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन। वो कहते हैं अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस से काफी अलग है संस्कृत, और इसको इजीली ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू अल बिरूनी लर्निंग संस्कृत वॉज डिफिकल्ट, और काफी ज्यादा डिफिकल्ट था इसको सीखना। द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इंडिया में काफी ज्यादा अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स थे और प्रैक्टिसेस थी। फिर है द थर्ड प्रॉब्लम वॉज द लोकल पॉपुलेशन were preoccupied with their own feelings and their ignorance or lack of interest in cultures, ideas or people outside their experience। So तीसरी दिक्कत ये आई कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी उनमें, और मतलब यही पॉपुलेशन के वगैरह में उनको जानने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम या वर्णा सिस्टम हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था। सबसे टॉप पर ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रियाज आते थे, फिर वैश्याज, फिर शूद्रा। सो ये होता था हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड था हमारा जो पूरा समाज था, जो सोसाइटी थी। अब अल बिरूनी बताते हैं, अल बिरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन कास्ट सिस्टम। इन्होंने क्या करा कि हमारे यहाँ के कास्ट सिस्टम को कंपेयर करा एंशियंट पर्शिया के कास्ट सिस्टम से। अब ये दोनों में क्या था बताता हूँ। पर्शिया के कास्ट सिस्टम में ये बताते हैं कि वहाँ पे नाइट्स एंड प्रिंसेस होते थे, ठीक है, फिर है मॉन्क्स एंड फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स, फिर तीसरे नंबर पे फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट, और चौथे नंबर पे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। सो ये चार जो है, मतलब जैसे हमारे इंडिया में वर्णा थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार थे, वैसे ही पर्शिया के अंदर, एंशियंट पर्शिया में भी चार हुआ करते थे, ये इन्होंने बताया। और अल बिरूनी एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम बट ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ पॉल्यूशन। अल बिरूनी ने यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी बहुत चलती थी, ओके, और ये क्या मतलब कहा जाता था अगर कोई लोअर कास्ट का है तो वो हमें पॉल्यूटेड कर देगा। सो ये चीज को अल बिरूनी गलत मानते थे। अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट थे अल बिरूनी, जो अपर कास्ट वाले करते थे। अकॉर्डिंग टू अल बिरूनी एवरीथिंग दैट इज पॉल्यूटेड विल ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। ये कहते थे कि कोई भी चीज ऐसे पॉल्यूटेड नहीं हो जाती, अगर कोई चीज पॉल्यूटेड है तो वो अपने आप को दोबारा प्योर करने की कोशिश करती है। सो यहाँ पे इंडिया में सोशल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, ऐसा अल बिरूनी बताते हैं।
सो अल-बिरूनी बताते हैं कि काफी ज्यादा सोशल पॉल्यूशन था और कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था और इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अब हम। ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे जैसा अल-बिरूनी ने यहाँ पे देखा, ठीक है, और फिर क्षत्रिय आते थे, फिर उसके बाद वैश्य आते थे और शूद्र फिर सबसे लास्ट में आते थे। ये हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम चल रहा था। अब आगे जो नेक्स्ट ट्रेवलर है उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे, कहाँ से आए, इन्होंने क्या देखा इंडिया में, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं मोरक्को, ठीक है। मोरक्को, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इब्न बतूता का जन्म मोरक्को सिटी में हुआ था और मोरक्को के अंदर एक और शहर है छोटा सा जिसको तंजियर कहा जाता है। तंजियर नाम की जगह पे इब्न बतूता का जन्म हुआ था। ये मोरक्को के अंदर है, जो कि आपको वर्ल्ड मैप में दिखा दिया है। और इनका जन्म काफी रेस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली के अंदर हुआ था और उनकी फैमिली जानी जाती थी, काफी एक्सपर्टीज थी उनकी इस्लामिक रिलीजियस लॉज के अंदर, शरिया वगैरह में। शरिया का मतलब होता है इस्लामिक लॉ। सो इस्लामिक लॉ की बहुत जानकारी थी इनको और इनकी फैमिली को। इब्न बतूता रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कॉलिस्टिक एजुकेशन व्हेन ही वाज वेरी यंग। बहुत बचपन में ही उनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, एजुकेशन ले ली थी उन्होंने। इब्न बतूताज बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रिहला। जब इब्न बतूता गए तो उन्होंने अपनी जो किताब लिखी उसका नाम रिहला है, रिहला, और ये अरेबिक में है। It has extremely rich and interesting information about the social and cultural life in the subcontinent in the 14th century. भारत के 14th सेंचुरी के टाइम पे कैसा यहाँ पे समाज हुआ करता था, कैसी सोसाइटी थी, कैसा कल्चरल यहाँ पे सब कुछ था, ये सब हमें इब्न बतूता बताते हैं अपनी बुक रिहला में। Ibn Battuta considered experience gained through travels to be a more important source of knowledge than books. Ibn Battuta मानते थे कि बुकिश जो लैंग्वेज होती है उससे ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस, जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है। ही लव्ड ट्रैवलिंग, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद थी उनको। और इंडिया आने से पहले वो अलग अलग जगह पर जा चुके थे। वो मक्का भी गए थे, वो सीरिया भी गए थे, इराक भी गए थे, पर्शिया भी गए थे, यमन, ओमान, चाइना, बहुत जगह भाई घूम चुके थे। इब्न बतूता वॉज अ इनवेटरेट ट्रेवलर, यानी कि बहुत ही जिद्दी, हठीला एक इनको ट्रेवलर कहा जाता है। ही स्पेंट अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका। ये इन्होंने अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम ट्रेवलिंग में गुजारा। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, चाइना, हर जगह ये घूम के आए। इब्न बतूता's travel to इंडिया। इब्न बतूता reached सिंध इन 1333। इंडिया में इब्न बतूता 1333 में आते हैं और लैंड बाय लैंड आए थे ये सेंट्रल एशिया से होते हुए। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द रेपुटेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो कि उस टाइम के सुल्तान थे दिल्ली के, और हेंस वो दिल्ली चले गए और मुल्तान ऊंच वगैरह से होते हुए इस रास्ते से ये दिल्ली आए। सुल्तान ने जब जाना कि इब्न बतूता तो इतने नॉलेज वाले हैं, इनको तो इस्लामिक लॉ की बहुत जानकारी है, तो इब्न बतूता ने उनको अपने वहां का काजी बना दिया, यानी कि इब्न बतूता अब दिल्ली के जज बन गए। ठीक है, फिर क्या होता है आगे। लेटर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुल्तान एंड इब्न बतूता, बाद में क्या है भाई, कुछ बोलचाल हो जाती है जो है सुल्तान के बीच में और इब्न बतूता के बीच में। सुल्तान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको जेल में डाल देते हैं सुल्तान। और जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है दोनों के बीच में, तो उनको क्या किया जाता है, इब्न बतूता को एक नई पोस्ट दी जाती है जिसको हम कहते हैं इंपीरियल सर्विस की पोस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है इनको कि एम्बेसडर टाइप से बना देते हैं और ये मैसेजेस लेकर जाते हैं चाइना तक। ठीक है, और इब्न बतूता चाइना जाते हैं एंड इब्न बतूता वाज ऑर्डर्ड इन 1342 बाय सुल्तान टू ट्रेवल टू चाइना। 1342 में ही सुल्तान ने इब्न बतूता से कहा था कि तुम्हें चाइना जाना है, चाइना जाओगे आप। ठीक है, एज द सुल्तान रिप्रेजेंटेटिव टू द मंगोल रूलर, और उस टाइम पे चाइना के वहां पे मंगोल्स का रूल होता था। सो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां पे जाओगे, ऐसा हुआ। फिर क्या होता है, इब्न बतूता विद द न्यू असाइनमेंट प्रोसीडेड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया। उनको नया काम मिल गया था, अब जाना था, तो वो मालाबार को जो है कोस्ट पे आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया से होते हुए। फ्रॉम मालाबार वो मालदीव्स जाते हैं, मालदीव्स में कुछ दिन वो रहते हैं, लगभग 18 मंथ। ठीक है, 18 मंथ तक काजी के तौर पर ही रहते हैं। फिर वो श्रीलंका भी जाते हैं। चाइना जाने से पहले वो मालाबार, मालदीव, बंगाल, असम सब घूम चुके थे।
इब्न बतूता's अकाउंट was compared with that of मार्को पोलो। इब्न बतूता ने जो चीजें लिखी हैं वो मार्को पोलो ने जो लिखा उससे भी कंपेयर किया जाता है। वो विजिटेड चाइना एंड इंडिया फ्रॉम हिज होम कंट्री वेनिस इन द लेट 13th सेंचुरी। मार्को पोलो जो थे वो भी इंडिया में आए, फिर चाइना भी गए, तो सेम ऐसा ही इब्न बतूता के साथ भी हुआ। इब्न बतूता रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर्स। इब्न बतूता ने इंडिया के नए कल्चर को देखा, पीपल को देखा, बिलीफ्स को देखा, वैल्यूज एक्सेट्रा। इन 14th सेंचुरी ट्रैवलिंग वाज मोर डिफिकल्ट। देखो जिस टाइम की बात हो रही है 14th सेंचुरी, उस टाइम पे ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट काम हुआ करता था, डेंजरस भी होता था, लूटपाट हो जाया करती थी या कुछ ऐसा। सो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट टुक 40 days टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन लगे इन्हें। एंड अबाउट 50 days फ्रॉम सिंध टू दौलताबाद, और सिंध से दौलताबाद जाने में इनको 50 दिन लगे। और उसके बाद दिल्ली, ठीक है, सिंध टू दौलताबाद टू दिल्ली, एंड अबाउट 10 days फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली, ये सब इन्होंने बताया। ट्रेवलिंग इन दोज डेज वॉज वेरी इनसिक्योर। उस टाइम पे ट्रेवल करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता था। इब्न बतूता बहुत बारी इनको अटैक किया, रॉबर्स ने, लुटेरों ने बहुत बारी इन पे हमला भी किया। ही मोस्टली प्रेफर टू ट्रेवल इन कारवान अलोंग विद कंपेनियंस। ये हमेशा ये प्रेफर करते थे कि बहुत सारे लोगों के एक साथ ही जाएं, कारवा में जाएं पूरे। और लेकिन बहुत बारी कारवाओं पे भी मतलब क्या है अटैक कर दिया करते थे जो रॉबर्स होते थे। While he was traveling from Multan to Delhi, his caravan was attacked and many of his fellow travelers lost their lives. He survived but severely wounded. Severely wounded. ये जब एक दिन मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे तो इनके कारवे पे अटैक कर दिया, ठीक है, और जो इनका पूरा जत्था जा रहा था उसमें बहुत लोग मारे भी गए, पर ये बच गए, पर इनको बहुत ज्यादा चोटें आई। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज के बारे में क्या बताया है, अब हम ये जानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इंडियन सिटीज वर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये कहते हैं इंडिया के अंदर जो सिटीज हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर किसी को स्किल्स हैं, किसी के पास में रिसोर्सेज हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। दीज सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं सिटीज के। एंड प्रॉस्परस, काफी प्रॉस्परस सिटीज थी। बट वर डिसरप्टेड व्हेन देयर वर इन्वेजन्स एंड वॉर्स। लेकिन बहुत बारी ये सिटीज जो है बेकार भी हो जाती थी, क्योंकि जब यहाँ पे कभी वॉर हो जाए या कोई इन्वेड कर दे तो उस टाइम पे। मोस्ट सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स। ज्यादातर जो सिटीज थी वहाँ की जो स्ट्रीट्स होती थी वो बहुत ही क्राउडेड होती थी, काफी चमकदार कलरफुल मार्केट होती थी। जैसे कि दिल्ली को बहुत बड़ा शहर बताया है इब्न बतूता ने, काफी बड़ा, और ये यहाँ तक कहते हैं कि लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा शहर दिल्ली, ऐसा इब्न बतूता बोले। दौलताबाद जो है उसको दिल्ली से कंपेयर किया इब्न बतूता ने, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है दौलताबाद। ये कहते हैं कि दिल्ली जितना ही है साइज में दौलताबाद। Ibn Battuta's views about Delhi, according to the Ibn Battuta, to the city of Delhi covers a wide area। यहाँ पे इब्न बतूता दिल्ली के बारे में कहते हैं कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है और बहुत ही बड़ा एक एरिया है, और डिफेंसिव वॉल्स बहुत सारी हैं यहाँ पे। एंड देयर वर हाउसेस इनसाइड फॉर 9 सेंट्री एंड गेट कीपर्स, ठीक है, नाइट सेंट्री और गेट कीपर्स के लिए भी घर बने हुए थे वहाँ पे। एंड देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउसेज फॉर स्टोरिंग एडिबल्स, मैगजीन्स, एम्यूनिशन, बैलिस्टास एंड सीज मशीन। तो ये कहते हैं कि स्टोर हाउस भी बने हुए थे दिल्ली में, जो कुछ खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए, मैगजीन्स रखने के लिए, और हथियार रखने के लिए, बारूद रखने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देर आर मैनी गेट्स कॉल्ड दरवाजा। दिल्ली के अंदर काफी सारे दरवाजे थे, ठीक है, और एंड द बुदाऊं दरवाजा वॉज द ग्रेटेस्ट अमोंग देम। बुदाऊं दरवाजा जो है उसको ये काफी ग्रेट बताते हैं। देर वॉज अ ग्रेन मार्केट इन साइड द मांडवी दरवाजा एंड नियर टू गुल दरवाजा देर वॉज एन ऑर्कार्ड। सो ये बताते हैं कि एक काफी ज्यादा अच्छी ग्रेन्स की मार्केट भी थी मांडवी दरवाजा के अंदर। City of Delhi also had a fine cemetery in which graves had domes over them and those without dome had an ark। ये कहते हैं कि कब्रिस्तान वगैरह भी हुआ करते थे, कब्रें होती थी। According Ibn Battuta, there was a marketplace for male and female singers in Daulatabad which was known as Tarabad। एक जो मेल एंड फीमेल सिंगर्स होते थे उनका एक मार्केट प्लेस होता था जो कि दौलताबाद में था, जिसको ताराबाद भी कहा जाता था। फिर है इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बाजार्स, ठीक है, एंड इट हैड नंबरस शॉप्स एंड एवरी शॉप हैड अ डोर विच लेट्स इनटू द हाउस ऑफ ओनर। बाजार काफी अच्छी थी, हर दुकान के अंदर एक डोर होता था जो कि अंदर जो घर का मालिक है वहां तक जाता था। दीज शॉप्स वर डेकोरेटेड, काफी सजी धजी दुकानें थी बाजारों की, कारपेट्स लगे होते थे, ठीक है, और देयर वॉज अ स्विंग ऑन विच अ फीमेल सिंगर सिट्स, और एक झूला भी लगा होता था जहाँ पे फीमेल सिंगर बैठा करती थी।
और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, सो इन द मिडल ऑफ द मार्केट प्लेस, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द मार्केट, आगे इब्न बतूता बताते हैं कि मार्केट प्लेस के बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसको कुपोला कहा जाता था। ये काफ़ी अच्छे से कारपेंटेड था, काफ़ी डेकोरेटेड सी ये जगह होती थी। हियर द चीफ ऑफ द म्यूजिशियंस टुक हिज प्लेस, यहाँ पे जो उस्ताद होता था म्यूजिशियंस का वो आया करता था एवरी थर्सडे आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रेयर के बाद वो आया करता था विद हिज सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, और वो उस्ताद के साथ में उसके नौकर चाकर और दास भी होते थे, स्लेव्स होते थे। देर वर मॉस्क इन द बाजार्स, बाजारों के अंदर मस्जिद भी होती थी जहाँ पे प्रेयर होती थी, नमाज होती थी। whenever a Hindu or a Muslim ruler arrives at the domed building and passed by the marketplaces, female singers would sing before them। ठीक है, सो इस तरीके से ये सब चलता था। इब्न बतूताज व्यूज ऑन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई इब्न बतूता ने क्या बताया कि हमारे यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर कैसे था, हमारे यहाँ का ट्रेड कैसा था। तो आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, द बाजार्स वर इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जितना भी लेन देन होता था वो बाजारों में होता था। सोशल कल्चरल एक्टिविटीज बाजारों में ज़्यादा होती थी। मोस्ट बाजार्स हैड अ मॉस्क एंड टेम्पल, बहुत बाजारों में मंदिर मस्जिद साथ होते थे जहाँ पे पब्लिक परफॉर्मेंस भी होती थी, डांसर्स की, म्यूजिक्स की, म्यूजिशियंस की, सिंगर्स की। Historians used Ibn Battuta's account and explained about the prosperity of the towns। और इब्न बतूता ने जो टाउन्स के बारे में लिखा है वो हिस्टोरियंस के लिए काफी रिच सोर्स है। द टाउन्स डिराइव्ड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स वेल्थ फ्रॉम द सरप्लस ऑफ विलेजेस। ठीक है, इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इब्न बतूता कहते हैं भारत की खेती काफी अच्छी थी क्योंकि भारत की मिट्टी काफी अच्छी थी। दिस फर्टिलिटी अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट टू क्रॉप्स अ ईयर, और ये कहते हैं कि फार्मर्स इतनी ज़्यादा फर्टाइल जो है ये लैंड था, तो फार्मर्स जो है 2 क्रॉप्स भी एक साल में कर लिया करते थे। द सब कॉन्टिनेंट वॉज वेल कनेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड विद इंटर एशियन नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और पूरा सब कॉन्टिनेंट काफ़ी कनेक्टेड था एशिया की सभी और भी जो उस टाइम पे जो आसपास के जो एरियाज थे वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स चलता रहता था। द इंडियन, ठीक है, द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर इन अ ग्रेट डिमांड इन बोथ वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड दिस ब्रॉट ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। जो कलाकार होते थे, जो आर्टिसंस होते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, उनकी काफ़ी डिमांड थी वेस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। There was great demand for Indian textiles like cotton cloth, fine muslin, silk, brocade and satin। Few varieties of fine muslin were so expensive that only nobles and very rich class could afford it। ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा भाई डिमांड वगैरह भी थी इंडियन टेक्सटाइल्स की, जैसे कॉटन के कपड़े और म्यूसलिन, सिल्क के कपड़े, ब्रोकेड, सैटिन, और कुछ कुछ तो ऐसे भी कपड़े थे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग ही खरीदते थे जिसे। इब्न बतूताज डिस्क्रिप्शन अबाउट पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम कैसा था अब हम ये समझते हैं। इब्न बतूताज डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडियन पोस्टल सिस्टम। ठीक है, सो इब्न बतूता वाज सरप्राइज बाय द एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ का पोस्टल सिस्टम काफ़ी अच्छा था, अगर मैसेज भेजना है किसी को सो बहुत ही अच्छा सिस्टम था। The postal system not only allowed merchants to send information and remit credit across long distances but also dispatched goods required at short notice। पोस्टल सिस्टम में मैसेजेस तो जाते ही थे, इंफॉर्मेशन तो जाती ही थी, साथ साथ सामान भी आप भेज सकते थे, जैसे आज भी हम बाय पोस्ट भेजते हैं। इट टुक 50 डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध। दिल्ली से सिंध तक मैसेज जाने में 15 दिन लगते थे, बट इट टुक जस्ट 5 डेज फॉर पोस्टल सिस्टम टू सेंड न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइज टू द सुल्तान। लेकिन जैसा हमारे यहाँ का पोस्टल सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे सो काफ़ी अच्छा सिस्टम था कि 5 दिन में ही वो काम हो जाता था जिस काम को 15 दिन लगते हैं करने में, मैसेज भेजने में। कैसा था हमारा सिस्टम देखते हैं। हमारे यहाँ का पोस्टल सिस्टम एक तो हॉर्स पोस्टल सिस्टम था, दूसरा था फुट पोस्टल सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि इसमें घोड़े जो हैं वो मैसेजेस लेके जाते हैं, घुड़सवार, और यहाँ पे पैदल जाया जाता है। अब दोनों के अच्छे से फीचर्स देख लो। द हॉर्स पोस्ट, जो हॉर्स का पोस्टल सिस्टम था उसको उलूक भी कहा जाता है। जो रॉयल हॉर्सेस होते थे उसमें हर 4 मील के डिस्टेंस पर एक स्टेशन बना होता था, एक हॉर्स खड़ा होता था, वो फिर आगे मैसेज ले जाता था। द अदर वॉज फुट पोस्ट, दूसरी होती थी फुट पोस्ट जिसको दावा कहा जाता था, जहाँ पे हर 3 स्टेशन होते थे, हर मील पर 3 स्टेशन होते थे।
एट एवरी थर्ड ऑफ अ माइल, ठीक है, देर वॉज अ वेल पॉपुलेटेड विलेज, हर मील पर एक अच्छा खासा विलेज होता था। वेयर देर वर मैन प्रेजेंट टू कैरी द कुरियर, जहाँ पे लोग खड़े होते थे भाई कुरियर वगैरह उठाने के लिए। व्हेन अ कुरियर स्टार्ट्स फ्रॉम द सिटी, he holds the letter in one hand and the rod with copper bells on the other and ran fast as he can। जो आदमी मैसेज ले जाता था कुरियर वाला, उसके एक हाथ में लेटर भी होता था, दूसरे में क्या है भाई उसके पास घंटियां भी होती थी, तो वो तेज भागता था ताकि उसकी आवाज भी आ जाए सामने वाले को कोई आ रहा है। द अदर मैन इन नेक्स्ट दावा, दावा का मतलब होता था कि जो पोस्ट होती थी, जहाँ स्टेशन होता था, जहाँ बंदा खड़ा होता था पैदल सामान ले जाने के लिए। सो द अदर मैन नेक्स्ट, ठीक है, अदर मैन इन नेक्स्ट दावा व्हेन हियर्स दिस बेल, जब वो घंटे सुनता था सामने वाला, सो वो रेडी हो जाता था कि भाई कुरियर आने वाला है, फिर उसको लेके अगले स्टेशन पे जाना है। सो यही चलता रहता था। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है फ्रैंकोइस बर्नियर। बर्नियर ने क्या लिखा है भाई इंडिया के बारे में, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बर्नियर बताते हैं कि एक डॉक्टर थे, ठीक है, और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ही केम टू मुगल एम्पायर, ये मुगल एम्पायर में आए थे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में कुछ काम करने। कब आए थे भाई, 1656 से 1668 तक, और काफ़ी इनके कनेक्शन अच्छे थे मुगल कोर्ट में। ही वॉज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। दारा शिको कौन था भाई, जो शाहजहां थे एम्परर, उनका बड़ा बेटा। सो उसके ये फिजिशियन थे, उनके डॉक्टर थे, और बेटे का नाम क्या है भाई, दारा शिको। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, और ईस्ट का मतलब है कि जो हमारा इंडिया, जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट था। बर्नियर ने बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है, कहता है भाई इंडिया में ऐसा है, हमारे वहां तो ऐसा है, इंडिया में ये ऐसा है, हमारे वहां तो वैसा है। सो बहुत कंपैरिजन इन्होंने किया। कैसे किया देखते हैं। बर्नियर ट्रेवल्ड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बर्नियर इंडिया के अलग अलग जगहों पर गया, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी, ठीक है, और इस चीज को वो कंपेयर करता था अपने यूरोप से, फ्रांस से ज्यादातर। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग्स टू लुई 14th, लुई 14th को डेडिकेटेड करते थे ये, अपनी जितने भी ये चीजें लिखते थे, और कुछ इन्हीं लुई से जुड़े हुए जो मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए भी ये लिखते थे। ही डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन इन इंडिया एज नॉट होपफुल, ये कहते हैं कि इंडिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर हम यूरोप से कंपेयर करें। और his main focus was on things which were depressing and he wanted to influence the policy makers and the intelligentsia to make right decisions। ये क्या है कि ज़्यादातर उस चीज़ पे फोकस करते थे जो कि चीज़ गलत है, जो काफ़ी डिप्रेसिंग है। फिर ये चाहते थे कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो बड़े बड़े शासक हैं, जो नेता लोग हैं, वो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को देखें और फिर एक राइट डिसीजन लिया जाए। पब्लिशिंग ऑफ बर्नियर्स वर्क, बर्नियर्स वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस। ये बर्नियर ने जितना भी कुछ लिखा वो फ्रांस के अंदर उसको पब्लिश किया गया 1670 से लेकर 71 के बीच में, और उसको ट्रांसलेटेड भी किया गया इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटालियन में, ठीक है, 5 सालों के अंदर अंदर। हिज अकाउंट वॉज रिप्रिंटेड इन फ्रेंच, ठीक है, इन्हीं के ये जो अकाउंट्स थे इनको फ्रेंच में 8 बारी रीप्रिंट किया गया बिटवीन 1670 टू 1725 एंड बाय 1684 इट हैज बीन रिप्रिंटेड 3 times इन इंग्लिश, और 3 बारी इसको इंग्लिश में भी रीप्रिंट किया गया। एज कम्पेयर टू इट अरेबिक एंड पर्शियन अकाउंट्स वर सर्कुलेटेड एज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड वर नॉट पब्लिश्ड बिफोर 1800। और इनका तो पब्लिश हो चुका था, पर जो हमारे जो पहले वाले हैं रिहला और किताबुल हिंद, वो पब्लिश नहीं हुए थे इतनी जल्दी, ठीक है, वो सारे तो 1800 से बाद में पब्लिश हुए हैं। ये उससे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह हुआ करते थे। अब आगे है, इसकी बुक कौन सी थी भाई, फ्रैंकोइस बर्नियर की, इसकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। सो सबसे पहले जो है अल बिरूनी की बुक जो है वो किताब उल हिंद है, फिर इब्न बतूता की जो बुक है वो रियला है। अब जो ये लास्ट बचते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, इनकी बुक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, कि जब ये मुगल एम्पायर में आते हैं, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, यूरोप से कंपेयर भी किया इन्होंने, तो उन्होंने यूरोप को ही काफ़ी सुपीरियर बताया। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, यहाँ पे बर्नियर कहते हैं कि लैंड पे ओनरशिप किसकी है, लोगों की तो है ही नहीं, सब कुछ राजा का है, ऐसा ये मतलब बताते हैं बर्नियर, ठीक है। बर्नियर पॉइंटेड आउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप, ये कहते हैं कि मुगलों के टाइम पे जो इंडिया था वहां पे लैंड ओनरशिप नहीं थी, ठीक है, प्राइवेट किसी के पास कुछ नहीं था, सब कुछ जो था वो सब राजा का था। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट
इट वॉज गुड टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल। वो कहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। ही थॉट दैट इन द मुगल एम्पायर द एम्परर ओन्ड ऑल द लैंड। ये कहते हैं कि मुगलों ने सारे जमीन पर कब्जा कर रखा था और अपने नोबल्स को ही दे रखा था और लोगों के पास कुछ भी नहीं था। दिस परसेप्शन वॉज ऑल्सो फाउंड इन अदर ट्रेवलर्स अकाउंट्स ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी। ठीक है, आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंड ओनरशिप। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, डिसएडवांटेजेस बताए। तो बर्नियर कहते हैं कि अगर सिर्फ राजा का ही सब कुछ होगा पूरे लैंड पे, तो जो लैंड होल्डर्स हैं वो अपनी जमीन अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। जो किसान अगर कोई खेती कर रहा है, वो उसका खेत ही नहीं है, तो वो अपने बच्चे को कैसे देगा। दिस डिस्करेज्ड लैंड होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। और इससे क्या होता है कि भाई वो काफी ज्यादा डिस्करेज हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे कि जब उनकी खुद की जमीन ही नहीं है तो वो क्यों इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड प्रिवेंटेड द emergence ऑफ द क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर लैंड्स एज इन वेस्टर्न यूरोप। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी यहाँ पे। फिर ये बताते हैं कि एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड प्रिवेंटेड द emergence ऑफ द क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। कहते हैं लैंडलॉर्ड्स तो भाई यहाँ थे ही नहीं। This practice had led to the uniform destruction of agriculture, excessive oppression of the peasantry, and continuous decline in the living standards of all sections of society except the ruling aristocracy। ये कहते हैं कि खेती बाड़ी सब चीज का नुकसान हो रहा था, किसान परेशान थे, सिर्फ एक ही जो है जो रूलर है उसी का ही फायदा हो रहा था। ये बताया इन्होंने। मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डज नॉट शो दैट स्टेट वाज द सोल ओनर ऑफ लैंड। मुगलों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि स्टेट के पास सब कुछ होता था, जबकि हमने तो कितना कुछ पढ़ा है, अबुल फजल ने कितना कुछ लिखा है। और ये भी बताते हैं कि भाई जो है कि लैंड रेवेन्यू एज रीमेनुरेशंस ऑफ सोवर्निटी। इसका मतलब है दैट अ रूलर कैन क्लेम ऑन हिज सब्जेक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ही प्रोवाइडेड फॉर द लैंड एंड नॉट द रेंट ऑन लैंड दैट ही ओन्ड। समझ में आ रहा है आपको कि जो रूलर है वो क्लेम कर सकता है कि भाई फॉर द प्रोटेक्शन ही प्रोवाइडेड फॉर द लैंड एंड नॉट द रेंट ऑन लैंड दैट ही ओन्ड। ये प्रोटेक्शन के बदले कुछ लेता था। यूरोपियंस जो ये जितने भी ट्रेवलर्स हैं एज्यूम्ड दिस क्लेम टू बी रेंट बिकॉज लैंड रेवेन्यू डिमांड्स वर वेरी हाई इन दोस टाइम। पर यूरोपियन कहते हैं ये तो रेंट लिया करता था। ठीक है, जो राजा है रूलर है यहाँ का वो तो रेंट लेता था क्योंकि रेंट बहुत हाई था उस टाइम पे। बट इन रियलिटी दिस वॉज नॉट अ रेंट और अ लैंड टैक्स, इट वॉज अ टैक्स ऑन क्रॉप। असलियत में देखा जाए तो ये क्रॉप के ऊपर एक टैक्स था, मतलब टैक्स था, ना कि लैंड टैक्स। फिर क्या है आगे देखते हैं हम कि इसमें बता बर्नियर डिस्क्राइब्ड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स। ये कहते हैं किसानों की हालत बहुत खराब थी। ही पॉइंटेड दैट देयर वर वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान एंड मोस्ट ऑफ द लैंड वाज बैरन, बैडली कल्टिवेटेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये कहते हैं इतनी जमीन है, बंजर बहुत है और कोई ढंग से खेती बाड़ी नहीं हो रखी इंडिया में। अ लिटिल फर्टाइल लैंड वाज अनटाइल्ड वेस्टेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लेबरर्स। और कहते हैं कि कुछ कुछ जगहें जो हैं वो काफ़ी उपजाऊ भी थी, फर्टाइल भी थी, लेकिन लोग ही नहीं थे उस पर काम करने वाले। When poor people could not meet the demands of their cruel and greedy lords, they are not only deprived of the means of livelihood but also their children are carried away as slaves। ये लिखते हैं कि जब किसी गरीब आदमी की जो है मतलब आप यहाँ पे देखो कि अगर कोई रूलर है उसने कोई काम बोला है, अगर वो गरीब आदमी नहीं कर पाता था उसको, सो जो रूलर है वो इतना बुरा था कि उसके बच्चों को भी वो गुलाम बना लेता था, स्लेव्स बना लेता था। So thus peasantry is drove to despair by cruelty and ultimately they abandon the country। और भाई गरीबों की, किसानों की हालत खराब थी, बहुत क्रूल था जो मतलब रूलर था। बर्नियर्स व्यूज अबाउट टाउन्स। टाउन्स के बारे में बर्नियर क्या बताते हैं आइए देखते हैं। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स। 15वीं सेंचुरी में, सॉरी 17th सेंचुरी में 15% लोग जो हैं वो टाउन्स में रहते थे। दिस वॉज एन एवरेज हायर देन द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप इन द सेम पीरियड। इन स्पाइट ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एट कैंप टाउन्स। बर्नियर कहते हैं कि मुगल सिटीज जो है वो कैंप टाउन है, विच मीन दैट दीज टाउन्स एग्जिस्टेड एंड डिपेंडेड ऑन द इंपीरियल कैंप फॉर देयर सर्वाइवल। ये कैंप टाउन होते थे, अगर मान लो कोई सिंध में है रूलर मुगलों का, वो दिल्ली जा रहा है तो उसने अपना कैंप दिल्ली में लगा दिया, तो ये सारे शहर भी दिल्ली के आसपास आ जाएंगे। सो ऐसा बताता था ये।
He believed that these towns came into existence when imperial court came and rapidly declined when it moved out. मैंने जो आपको बताया वही लिखा हुआ है. He pointed out that these towns did not have viable social and economic foundation and were dependent on imperial patronage and protection. जो शहर थे वो पूरी तरीके से डिपेंड होते थे रूलर्स के ऊपर. जहां रूलर जाता था शहर भी वहीं होते थे. सो ज्यादा अच्छा नहीं था, ऐसा ये बताते हैं. However, Bernier had drawn an oversimplified picture about towns. In reality, there were all kinds of towns. लेकिन असलियत की बात करें तो भाई टाउन तो थे हमारे यहाँ पे. मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, ट्रेडिंग टाउन थे, पोर्ट टाउन थे, सेक्रेड सेंटर थे हमारे यहाँ पे, पिलग्रिमेज टाउन्स थे. सो कैसे कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ पे टाउन्स नहीं थे. देयर एग्जिस्टेंस वाज एन इंडेक्स ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस. हमारे यहाँ कितने सारे व्यापारी लोग होते थे, मर्चेंट्स वगैरह होते थे. सो कैसे ये कह सकता है भाई बर्नियर ऐसा. मर्चेंट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. ठीक है. एंड ये काफ़ी मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वेस्टर्न इंडिया में क्या था कि दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स. महाजन होते थे. एंड देयर चीफ द शेठ. और महाजनों का जो चीफ होता था उसको सेठ कहा जाता था. इन अर्बन सेंटर्स सच एस अहमदाबाद. अहमदाबाद जैसे शहरी शहरों में शहरी सेंटर्स में द महाजन्स वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटेड बाय द चीफ एंड द मर्चेंट कम्युनिटी वाज कॉल्ड द नगर सेठ. और यही महाजन अहमदाबाद में नगर सेठ नाम से भी जाने जाते थे. देर वर अदर प्रोफेशंस. ठीक है, प्रोफेशनल्स भी होते थे और भी. फिजिशियंस होते थे जिनको हकीम या वैद कहा जाता था. टीचर्स होते थे जिनको पंडित या मुल्ला कहा जाता था. लॉयर्स होते थे जिनको वकील कहा जाता था. पेंटर होते थे, आर्किटेक्ट्स होते थे, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स. सो ये सारे प्रोफेशंस थे इंडिया में. Some of these professionals depended on imperial patronage. Many of them made their living by serving other patrons and some others served ordinary people in crowded markets or bazaars. So ये आपको समझ आ गया होगा. Criticism of Indian society. Indian society की बुराई कैसे करी है. Bernier criticized Indian society that it consisted of undifferentiated masses of poor people. बर्नियर कहता है हमारे यहाँ गरीब मतलब गरीबों से गरीब देश जो है वो हमारा इंडिया है, ऐसा इसने बताया. सप्रेस्ड बाय अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास. और जो रूलिंग क्लास है वो पूरी तरीके से सप्रेस करके बैठा है सोसाइटी को. ही स्टेटेड दैट देयर वाज नो मिडिल मतलब मिडिल क्लास. ये कहते हैं कि मिडिल क्लास तो थे ही नहीं इंडिया में. यहाँ तो कोई गरीब भिखारी है, यहाँ तो कोई बहुत अमीर है, नोबल है, राजा है. मिडिल क्लास तो है ही नहीं, ऐसा ये कहते हैं. सब कॉन्टिनेंट सिटीज एंड टाउन्स वर रूइंड. और ये कहते हैं कि शहर तो बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, हवा खराब है, झाड़ी जंगल और पानी भरा हुआ है सड़कों पर. और यहाँ पे ये सबका रीजन क्यों है, इसका रिस्पॉन्सिबल इसका मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, राजा है. ठीक है, ये ऐसा बताते थे. इन्फ्लुएंस ऑफ बर्नियर्स अकाउंट ऑन अदर स्कॉलर्स. बाकी के जो स्कॉलर्स थे उन पे क्या इफेक्ट पड़ा बर्नियर का, देखते हैं. बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में कुछ वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे, फिलोसफर्स थे जिन्होंने पढ़ा बर्नियर के अकाउंट्स को. दीज थ्योरिस्ट वर कौन कौन से थे. मॉन्टेस्क्यू थे जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे. इन्होंने बर्नियर के अकाउंट को यूज किया टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म विच मीन्स रूलर्स ऑफ एशिया एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट्स. ये कहते हैं कि मॉन्टेस्क्यू एक काफी अच्छे फिलोसफर थे जिन्होंने बर्नियर के अकाउंट्स पढ़े और उन्होंने फिर एक आइडिया डेवलप किया ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जिसका मतलब होता है कि एक रूलर ही सब कुछ अथॉरिटी को एंजॉय करता है. So they were suppressed and kept in poverty by making all land under ownership of king and not allowing private property. और वो आगे लिखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं थी, सारी चीजें एम्परर के जो है पास में ही होती थी. आगे देखते हैं. कार्ल मार्क्स एक और फिलोसफर हैं. डेवलप्ड बर्नियर्स आइडिया एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन. इन्होंने क्या करा, बर्नियर का सब कुछ पढ़कर और एक अपना ही कॉन्सेप्ट निकाला जिसको एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. According to Karl Marx, before colonialism surplus was appropriated, ठीक है, by the state in India and other Asian countries. This system led to the emergence of a society that was composed of a large number of independent and democratic village communities. The imperial court respected the autonomy of these villages till the flow of surplus was not obstructed. Thus, this system was regarded as the stagnant system. So ये कार्ल मार्क्स ने बताया है जब उन्होंने बर्नियर को पढ़ा.
द पिक्चर डिपिक्टेड बाय वेस्टर्न थिंकर्स अबाउट सम कॉन्टिनेंट्स रूरल सोसाइटी वॉज नॉट रियल। जो बर्नियर ने ये सब लिखा है इंडिया के बारे में, ये पूरा सच नहीं था। रूरल सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। हमारे इंडिया में भाई था मिडिल क्लास, ऐसा नहीं है कि नहीं था। ऑन वन हैंड देर वर बिग जमींदार्स, हमारे यहाँ पे जमींदार होते थे बहुत ज्यादा, उनके पास राइट थे। लैंडलेस लेबरर्स भी होते थे। सो कुछ बड़े बड़े अमीर किसान भी होते थे, छोटे किसान भी होते थे, ठीक है। अदर यूरोपियन ट्रेवलर्स, कुछ और भी यूरोपियन ट्रेवलर्स थे जो आए। सो आफ्टर पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया अबाउट 1500, अ नंबर ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स रोट डिटेल्ड अकाउंट्स। इन्होंने बहुत सारी चीजें और भी यूरोपियन ट्रेवलर्स ने लिखी इंडिया के बारे में, जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। दुआरते बरबोसा आए थे, ठीक है, और इन्होंने भी लिखा। आफ्टर 1600 सीई देयर वर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेवलर्स, ये सब आते रहे इंडिया में। द फ्रेंच ज्वेवलर जीन बैप्टाइस्ट, ठीक है, बैप्टाइस्ट टेवर्नियर, ये भी आए थे, बहुत फेमस थे, कम से कम 6 बार आए हैं ये इंडिया में। ही वॉज स्पेशली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन, ये ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। सम ट्रेवलर्स लाइक इटालियन डॉक्टर मेनुकी, मेनुकी भी आए थे जो इंडिया में आए और वापस यूरोप गए ही नहीं। विमेन स्लेव्स सती एंड लेबरर्स, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इंडिया में बर्नियर ने उस टाइम पे देखा सती सिस्टम था। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सो उसकी चिता के साथ में उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। सो इस चीज को बर्नियर ने खुद भी देखा था अपनी आंखों के सामने होता हुआ। ट्रेवलर्स हु लेफ्ट रिटर्न अकाउंट्स फॉर जनरली मैन, ज्यादातर आदमी थे जिन्होंने जो है अकाउंट्स अपने छोड़े हैं यहाँ पे। बट दे वर अट्रैक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सब कॉन्टिनेंट, समटाइम्स दे टुक सोशल इनइक्विटीज फॉर ग्रांटेड एज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स, जो स्लेव्स होते थे खुले बाजार में बिकते थे, ठीक है, जैसे कि सब्जी मंडी होती है ना, वैसे स्लेव्स की मंडी होती थी। इवन बतूता हिमसेल्फ बोट स्लेव्स, और इवन बतूता जब खुद वो गया था भाई, वो भी बहुत सारे स्लेव्स खरीद के गया था, और हॉर्सेस और कैमल्स खरीदे थे जब वो सिंध गया। क्योंकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसने गिफ्ट किया था ये सब। आफ्टर रीचिंग मुल्तान, मुल्तान पहुंचने के बाद में ही गिफ्टेड अ स्लेव एंड हॉर्स, इसने क्या करा कि एक गुलाम और एक घोड़ा और कुछ का वो किशमिश विशमिश थे और कुछ बादाम थे, वहां के गवर्नर को इसने दिए। सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।